आज हम इस वीडियो में CUSET यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्ज़ाम, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और साथ ही क्या क्या उसमें कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, अलग अलग कोर्सेज का एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो सकता है, सिलेबस को लेकर डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया लग पाए कि एक्चुअल में CUSET है क्या और आने वाले टाइम में अगर CUSET इम्प्लीमेंट होता है तो क्या हो सकता है उसको लेकर। सबसे पहले आपको अभी के हिसाब से अगर आप इनकेस CUSET में पार्टिसिपेट करेंगे या इनकेस अगर आपका इंट्रेंस यूनिवर्सिटी CUSET के थ्रू होगा, चाहे वो JNU के एस्पिरेंट हो या DU के एस्पिरेंट हो या इनकेस जामिया MU के स्टूडेंट्स हो, बट यह है कि समझने वाली चीज़ यहाँ पे है कि एक्चुअल में CUSET का क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है और सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न का, ये चीज़ें समझ में आ जाएंगे तो कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो आप सारे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अभी क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और सर्च कर लेंगे क्या, CUCET, सिंपल CUCET सर्च कर लेंगे और आप जैसे ही जब सर्च करेंगे तो इस तरीके से सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का आइकन दिखेगा। जो मैं कर रहा हूँ आपको भी वही कर देना है। इसके बाद सबसे पहले आपको ये यहाँ पे दिख रहा है CUSET.nta.nic.in, आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा है, ये वाला पे ध्यान दीजिएगा ये। और उसके बाद क्या दिख रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो हालांकि अभी फाइनल इसका प्रोसीजर नहीं है इस साल का, लेकिन अभी जो अपडेट है या लास्ट ईयर के जो अपडेट है हम उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। इसका मतलब ये कि आप CUSET का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। अच्छा, अब है ये कि ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि जो DU में जितने भी कोर्स है वो JNU में ना हो और जो JNU में कोर्स है वो DU में नहीं हो। इस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो है उसमें बहुत सारे ऐसे कोर्स है जो DU में नहीं है और जो DU में वो उसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब कोई बंदा BA पॉलिटिकल लेना चाहता है तो BA पॉलिटिकल एक्चुअल में DU में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में है नहीं। तो ऐसे में जब वो काउंसलिंग करेंगे, लेकिन उनका एग्ज़ाम एक ही होगा, सारे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम एक ही होगा, बस वो आपके चॉइस या फिर वो आपके ऑनलाइन काउंसलिंग डिसाइड करेंगे कि भाई आप किस में जाना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं या फिर DU में सिर्फ पॉलिटिकल लेना चाहते हैं। तो वो आपके काउंसलिंग डिसाइड करेंगे, याद रखिएगा। लेकिन एग्ज़ाम सिंपल एक ही होगा, एक या दो ऐसा ही होगा। खैर हम उस पर भी आते हैं। जब वेबसाइट पे आ जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ से अंडर ग्रेजुएट में, बैचलर में, यानी जितने कोर्स है उसका आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा और इस वाले आइकन पे आने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट का मिल जाएगा। हालांकि जब 2022 का आएगा तो हो सकता है कुछ चीज़ें बदल जाए, लेकिन अभी के हिसाब से जो आपके लिए जो चीज़ें रिलेवेंट है वो मैं आपको अपडेट करना चाह रहा हूँ। बात बाकी ये है, याद रखिएगा कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न लगभग कॉमन रहेगा, कुछ ही चीज़ें चेंज हो सकता है वरना ऑलमोस्ट कॉमन रहेगा। भाई ये जैसे हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री वैसे भी पढ़ना पड़ेगा बैचलर के लिए, मतलब BA ऑनर्स के लिए देना चाहते हैं तो ज्योग्राफी वैसे भी पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर वैसे भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स ये सब तो वैसे भी पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो सारे यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एक बार हो या ना हो या पहले से, क्योंकि CUSET ऑलरेडी 8-10 साल पहले से होता आ रहा है। बस फ़र्क ये है कि इस बार बाकी सारे जो यूनिवर्सिटी उसको कैसे ऐड किया जाए, बस यही बात चल रहा है, जिसमें 2 यूनिवर्सिटी कन्फर्म भी हो गया है, दैट इज DU और JNU। अब हम आते हैं आपके पॉइंट पे, इस पर यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही जब क्लिक करेंगे ये डाउनलोड करने को कहा जाएगा, आप इसको सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। अभी जो है हम सिर्फ बैचलर के बारे में बता रहे हैं, फिर जब पोस्ट ग्रेजुएट को होगा, हालांकि जो बैचलर का सीन है वही पोस्ट ग्रेजुएट का भी सीन है, मतलब कि यही अभी ये ओपन हो गया, ये रहा। इसमें देख सकते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का फोटो आपको दिख रहा है, जैसे कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार देख, कोई अलग अलग यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है। उसी हिसाब से जैसे कुछ गुजरात के हैं, कुछ झारखंड के सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो इसके अंडर में आ रहे हैं। अब हम आपके कोर्स से रिलेटेड आपको बताने वाले हैं। हालांकि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप खुद भी ले सकते हैं इसके ओपन करके। यहाँ पे आपको ये यूनिवर्सिटी का नाम आ गया है और यूनिवर्सिटी का नाम है और यहाँ पे कोर्स जो चलते हैं, जैसे मैंने कहा था कि हो सकता है कि DU में जो कोर्स है वो JNU में नहीं हो या CUSB में नहीं हो। CUHR सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के नाम से है, CUJM जम्मू में जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसके नाम से है। तो आप अगर वो चेक करना चाहते तो ये रहा नाम, देख लीजिएगा। अभी के हिसाब से इतना ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो एडेड है, बट अभी DU की बात कंफर्म हो गया और JNU का तो ये DU और JNU का दोनों भी ऐड हो जाएगा बहुत जल्द, जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तब। तो अभी तो आए नहीं, हाँ, बट उससे पहले आपके फॉर्म और एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लें। देखिए पिछले साल लेट हो गया था, लेकिन इस बार ये मान के चले कि मार्च से अप्रैल के बीच में आपके इसका CUSET का फॉर्म आ जाएगा
और मई से जून जून के बीच में मोस्ट प्रोबेबली इसका एंट्रेंस कंडक्ट हो जाएगा, चाहे वो बैचलर के हो स्टूडेंट्स हो या पोस्ट ग्रेजुएट के, मतलब बीए बीएससी बीकॉम के लिए दे रहे हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में जितने भी कोर्स हैं उनका देना चाह रहे हो, तो उन सभी के लिए। अब इसके बाद मैंने आपको बता दी कि ये वो कोड है जो थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि यही कोड जो है यहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का यहाँ पे मेंशन है CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैम के नाम से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी KKNK कर्नाटका के नाम से, तो अलग अलग यहाँ पे मेंशन है। खैर ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये कोर्स है, जैसे बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जो है ये कहाँ है, CUAPH। अब मुझे ये ढूंढना होगा CUAPH का मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ऊपर में आने के बाद ये इसमें आपको CUAPH कौन सा दिख रहा है, आपको ये CUPH ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब वाला जो वो आपको उसमें दिख रहा है। तो ये इस तरीके से है, मतलब ये कि आपको ज़रूर नहीं कि सारे कोर्स सारी यूनिवर्सिटी में मिले, तो यहाँ से आप कोर्स का जान पाए कि किस कोर्स लिस्ट किस में मेंशन है। अब हम आते हैं जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो याद रखें। एक तो ये जो BSc में देना चाहेंगे, BSc में जो यानी साइंस बैकग्राउंड के लिए, साइंस वालों के लिए सिलेबस ये है कि पेपर जो होगा आपका वो 2 पार्ट में रहेगा। पार्ट ए में जो आपका 25 इंग्लिश से रहेंगे, 25 जनरल नॉलेज और 25 न्यूमेरिकल एबिलिटी से, और उसी में ही पार्ट बी जो रहेगा वो आपका फिजिक्स से रहेगा, केमिस्ट्री से रहेगा और मैथमेटिक्स, और अगर आपका बायो है तो बायो से रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई BSc बायोलॉजी के लिए देना चाहते हैं तो उसके लिए बायोलॉजी होगा, बट अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो BSc ऑनर्स साइंस मतलब हिस्ट्री होगी, सॉरी BSc अगर फिजिक्स से करना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए बायो नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि टोटल जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 150 के होंगे। तो अगर देखा जाए तो पार्ट ए में 75 हो गए और पार्ट बी में भी आपको 75, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहेगा कि किसी एक को सोल्व करे। ये BSc बैकग्राउंड का हुआ। BA बैकग्राउंड का कुछ इस तरीके से रहेगा। BA में अगर बात करें तो BA हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी बैचलर्स में आते हैं आर्ट्स साइड में वो सारा, अब वो 100 MCQ रहा है। यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं कि हाँ भाई इंग्लिश कितने मार्क्स का रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कितने का रहेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल स्किल, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज। अब आप ये बताइए, आप जिसका भी तैयारी करें, क्या ये सारा टॉपिक आप नहीं इस चीज़ को पढ़ रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि जो CUSET का सिलेबस है वो ऑलरेडी आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही कि एक बार उसका सिलेबस आ जाए डिटेल में, वो उस सब के लिए। लेकिन अभी के हिसाब से जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको इंग्लिश पूछा ही जाएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा ही जाएगा, ये अब जाता ही है, चाहे वो जामिया के लिए करे या MU के लिए करे या किसी और यूनिवर्सिटी के लिए करे, तो ये रहा, या BHU के लिए करे, क्योंकि BHU में भी सेम सीन था। खैर BHU के लिए आप ज़रूरी कि NTA की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इवैल्यूएशन किस बेस पे होगा? सिंपल, आपने एंट्रेंस में जितना मार्क्स लाया उस बेस पे होगा। एंट्रेंस जो एग्ज़ाम्स है वो 2 आवर्स के होंगे, 120 मिनट्स का, और क्वेश्चन जो आई थिंक होंगे वो 150 के आसपास होंगे, याद रखिएगा। एंड इसके बाद अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे अभी के हिसाब से शेड्यूल दिया गया कि इस टाइप से होगा, लेकिन आप तो वो जब न्यू शेड्यूल आएगा तो उस पर जाएगा, इस पर आप मत जाइए। रिजर्वेशन का जरूर वहाँ पे है, कैटेगरी है वहाँ पे, जैसे PWD कैटेगरी का स्टूडेंट्स, EWS का, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। ये रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया। इसके साथ ही यहाँ पे जो है चॉइस फिलिंग, आपको टेस्ट सेंटर जो होते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में NTA का बहुत सारा टेस्ट सेंटर है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट आपको दिख जाएगा। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से भी आप अपना इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, एंट्रेंस को। बट याद रखें, इसका जो एग्ज़ाम जो होता है वो CBT मेथड यानी कंप्यूटर बेस्ड मेथड होता है, उसी पे आपको एग्ज़ाम देना होता है। उसके मतलब जाइए सिस्टम पे बैठिए, क्वेश्चन MCQ रहेंगे, क्योंकि MCQ हुई तो सोल्व करना है, उसके बाद आपको सिंपल सोल्व करना होता है, ये तरीका होता है। अब इसके बाद अगर हम इसमें बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर सबसे ज़्यादा क्वेरी होगा, तो हर कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साफ इसमें मेंशन है। जैसे BVOC में अगर कोई लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट 10+2 होना चाहिए, और विथ साइंस एंड बायोलॉजी, साइंस और बायो है तभी आप BVOC में आप ले पाएंगे। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का भी सेम सीन है। तो ये इस तरीके से है। इसके अलावा बीटेक्स के लिए जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी सेम सीन है कि 12th एटलीस्ट होना चाहिए, और साथ ही 45% एटलीस्ट 12th में होना चाहिए ओवरऑल। ये बीटेक है। अब बीटेक में सारी यूनिवर्सिटी में बीटेक नहीं है, जो कुछ जो हरियाणा में उसमें बीटेक है, तो आप डायरेक्ट मतलब 12th बेस पे एंट्रेंस देकर, अब जैसे कोई MU का स्टूडेंट्स है वो चाहेगा तो बीटेक भी निकाल सकता है, और MU का भी, क्योंकि MU में भी जो सिलेबस है वही बीटेक CUSET का सिलेबस है। मैं एक आपको ब्रीफ आइडिया देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे सिविल हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ अभी भी बीटेक का ही चल रहा है, बॉटनी हो गया, जियोलॉजी हो गया, इंटीग्रेटेड में है। इंटीग्रेटेड में मतलब आपको दोनों बैचलर और मास्टर्स दोनों आपको सर्टिफिकेट मिलेगा।
तो वो ओवरऑल 5 ईयर के हो जाते हैं। तो अगर मान ली कोई बीएससी इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं तो एटलीस्ट वो 12th में तो 50 चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे 5 साल टाइम देना पड़ेगा। देन आपको दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बैचलर्स का भी मास्टर्स का भी। और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का सेम सीन है। खैर अभी मतलब सेम ऑलमोस्ट जो एलिजिबिलिटी है, जो भी देखिए याद रखें, जो भी एग्ज़ाम 12th बेस पे है उन सबका एलिजिबिलिटी 12th ही होगा। और एटलीस्ट उसमें ये होगी या तो 45% होना चाहिए या 50% होना चाहिए मार्क्स आपके, जो आपके रिजल्ट आपने जो रिजल्ट आपका बना है ये। अब जैसे कि मैं आपको ये बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का देखे तो विद +2 लेवल ऑफ एजुकेशन इंटरमीडिएट सीबीएसई, कोई भी बोर्ड होना चाहिए, साइंस हो आर्ट्स हो या कॉमर्स, कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है, बट एटलीस्ट उसका +2 होना चाहिए। बट यहाँ पे उन्होंने मार्क्स को लेकर भी क्लेरिफाई कर दिया कि एटलीस्ट 45% होना चाहिए। तो देन इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल, चाहे वो टूरिज्म का हो या और। एक बात और, अगर आप इसमें भी यानी सीयूसेट के लेकर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर वीडियो आ जाएगा। बी ऑनर्स जर्मन के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। इसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है मतलब ये कि बहुत सारे कोर्स हैं यहाँ पे। ये रहा बीएड भी है, बीए इंग्लिश भी है, तो सबका ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं आपको सारे का ये दिखाना चाह रहा हूँ। इसके अलावा ये टेस्ट सेंटर के कोड हैं, जो आपके कोड होंगे वो आपको खुद ही पता चल जाएंगे आपके एडमिट कार्ड पे ही। खैर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रोविजन, बस यही आपका अंडर ग्रेजुएट का हुआ। पोस्ट ग्रेजुएट का भी सेम सीन है, मतलब बैचलर्स कोर्स के लिए। इसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने अलग से एक सेक्शन बना रखा है, सिलेबस फॉर यूजी, सिलेबस फॉर पीजी। तो आप इस सिलेबस फॉर यूजी पे क्लिक करिएगा तो ये डाउनलोड होना शुरू होगा और इसको सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लेने के बाद मैं आपको इसमें दिखाना यही चाह रहा हूँ कि देखिए जो भी देखिए UIQP01 का मतलब जो भी बीएससी से या साइंस बैकग्राउंड से, साइंस में इंजीनियरिंग हो गया, उन सारे का सिलेबस इस तरीके से यहाँ पे मेंशन है। मतलब ये जो हुआ साइंस बैकग्राउंड का हुआ, जैसे चाहे वो बीटेक वाले हो या फिर बीएससी वाले हो या फिर एमएससी वाले, उन सभी का सिलेबस लगभग कॉमन है कुछ चीज़ों में। मतलब यही है, जैसे पार्ट ए पार्ट बी में यही देख सकते हैं। पार्ट ए में आपको जो 25 क्वेश्चन पूछेंगे वो सब में फिक्स है, बट जो पार्ट बी जो होगा वो चेंज होता रहेगा। जैसे अगर कोई बीएससी दे रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ बीएससी दे रहा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े, बट कोई अगर बायो सेक्शन में जाना चाह रहा है तो वो पीसीबी पढ़ना पड़ेगा। ये है। इसके अलावा हमें आपको आर्ट्स का ये फिजिक्स का सिलेबस है पूरा, और ये अभी फिजिक्स का ही चल रहा है क्योंकि ये पीडीएफ बड़ा है। और केमिस्ट्री का सिलेबस हुआ, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस हुआ कंप्लीट, और ये बायोलॉजी का सिलेबस हुआ। पहले मैंने आपको जो सिलेबस था वो दिखा दिया, बॉटनी का ये हुआ, और अभी स्टिल उसी का ही चल रहा है। यहाँ से जो हुआ वो बैचलर साइड यानी आर्ट साइड का। आर्ट साइड की बात करें तो देखिए बीए ऑनर्स इंटरनेशनल स्टडीज CUKER में है। इंग्लिश के लिए आपको CUKNK में जाना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स के लिए CUKNK में है। बियॉन्ड पॉलिटिकल साइंस जो है CUAPH में है। तो ये आपको कोर्स और यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन है, बट मैं आपको इसमें ये समझाना चाह रहा हूँ कि इन सारे कोर्सेज का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से मेंशन है। ये टॉपिक वाइज आपसे पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज, ये आपसे पूछे जाएंगे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, और यही आपके सिलेबस हैं अभी के हिसाब से। हाँ अगर आने वाले में, बट ये कि CUSET का नॉर्मली सिलेबस वही रहता है, लेकिन ये कि फिर भी आप आने वाले साल का इंतजार करिएगा। लेकिन ये कि याद रखें सिलेबस ऑलमोस्ट यही रहने वाला होगा, बड़े लेवल का चेंजेस नहीं होगा, बस कुछ ही चेंजेस हो सकता है। बात बाकी अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करिएगा, और खासकर CUSET एंड BHU को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी अपडेट होना शुरू हो जाएगा, तो उसको लेकर भी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।